होगा कि हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं सही सटीक प्रश्नों के माध्यम से। और एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्ज़ाम 2025 भर्ती परीक्षा के जो जी के जिस प्रश्न आ रहे हैं, आपको पता है 40 प्रश्न आ रहे हैं वर्तमान भर्ती परीक्षा एनटीपीसी सीबीटी 1 में। तो वहाँ के जो प्रश्न हैं हम अपने स्रोत के माध्यम से आपको जी के जीएस का एनालिसिस कवर करा रहे हैं। और हम इतना तो कवर करा पा रहे हैं कि आपकी भर्ती तैयारी बेहतर हो सके। तो आपको बता दें, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट का नाम आपको पता होनी चाहिए। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 जी के जीएस एनालिसिस की प्लेलिस्ट में आपको क्रमशः 5 तारीख से लगा के अभी तक हम आपके लिए और 13 तारीख तक, और अभी हम इस वीडियो के माध्यम से 14 जून 2025 का पहला शिफ्ट कवर कर रहे हैं। तो हमारे पास समय का अभाव रहता, याद रखें। तो 3 शिफ्ट कवर नहीं हो पाते हैं, 1 या 2 तो हो ही पाता है। तो आप देख पाएंगे पहला शिफ्ट। अगर आपका एग्जाम था तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं क्या इसी प्रकार के प्रश्न आए थे, जिससे आगामी भर्ती परीक्षा और आगामी शिफ्ट में भी जो विद्यार्थी एग्जाम अगर वो देख रहा तो उसको संतुष्टि हो सके कि हाँ ऐसे ही आते हैं। चलिए, तो आपको पता है 90% बिल्कुल एक्यूरेट आपके ऐसे ही प्रश्न आए होंगे और आपको व्याख्या सहित आपको हल बताने वाले, जिससे आगामी शिफ्टों में आपके लिए लाभकारी होगा। चलिए, लास्ट तक बने रहें, आपके लिए फायदा होगा। हिंदी भाषा के विकास के लिए कौन से अनुच्छेद में निर्देश दिया गया है? मतलब हिंदी भाषा का विकास करना है, आपको ये पूछ रहा है, इसकी जानकारी हमें संविधान का कौन सा अनुच्छेद देता है? तो आपको बता दें, भारतीय संविधान के भाग 17। और इस प्रकार से भाग भी पूछ सकता है कि हिंदी भाषा को लेकर किस भाग में है, तो क्या बोलेंगे 17। अनुच्छेद 343 से 351 तक, ठीक है, 51 तक संघ की आधिकारिक भाषा के रूपरेखा तैयार की गई है। इसके अंतर्गत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 351 संघ को हिंदी भाषा को बढ़ावा देने और विकसित करने का निर्देश देता है। तो 343 से 351 के मध्य और 17 भाग में आपके पास हिंदी भाषा का जानकारी दिया गया है। और एग्जाम प्रश्न इसका हर भर्ती बनेगा, और एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी चाहे ग्रुप डी हो, आगामी समय में आपको पता है पेपर और भी रेलवे के होने वाले हैं। और फिर रिवाइज दोबारा आने वाला आपका क्या कहते 2025 साल का आरआरबी का कैलेंडर, तो वहाँ पर आपको फिर से वैकेंसी मिलेंगी। तो आप लोग तैयार बने रहें, तैयार रहिएगा, आपके लिए फायदा होगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम आईएफसीआई उद्योग को दीर्घकालीन और मध्यम अवधि का वित्त प्रदान करने के लिए कब स्थापित किया गया था? याद रखें, तो 1 जुलाई 1948 को स्थापित किया गया था। और किस वर्ष में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम आईएफसीआई पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई? तो आप पता होना चाहिए 1 जुलाई 1993 को। और हम आपको प्रश्न दिखाने का मकसद ये है कि जो प्रश्न का पैटर्न है, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं, गहराई से पूछ रहा है या कहाँ से पूछ रहा है, ये सब आप समझ सको और आगामी भर्ती परीक्षा और आगामी शिफ्टों में आप बेहतर कर सको, इस हिसाब से आपको दिखाते हैं। और यकीन से देखिएगा, और जिनका पेपर था वो कमेंट अवश्य करें। सीआरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? ध्यान रखें, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। इस प्रकार से आप नियुक्ति वाले प्रश्न आपको याद रखें पूछ रहा है, शुरुआत से पूछ रहा है। और हम बताते चल रहे हैं कि जिस टॉपिक से प्रश्न आ रहा है आप खुद भी देखकर आप तर्क वितर्क कर सकते हो कि किस टॉपिक से प्रश्न आ रहा है। अगर आइडिया नहीं लग पा रहा है तो ये गलत बात है। तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में काम कर रहे हैं, याद रखें। और 18 जनवरी 2025 को सीआरपीएफ का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, और वे 30 नवंबर 2027 तक इस पद पर रहेंगे। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, चोरी चोरा वर्तमान में किस जगह पर? और आपको पता होगा 1922 में चोरी चोरा कांड हुआ था, आपको पता ही होगा। और वह चोरी चोरा कांड को पूछ रहा कि चोरी चोरा वर्तमान में किस जगह पर है? तो चोरी चोरा वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में स्थित है। यह अब एक तहसील है, उपजिला के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिला में अब एक तहसील है, और जिसे हम उपजिला भी कह सकते हैं, मतलब उपजिला के उपाधि से दिया गया है। तो आपको हम इतना एक्स्ट्रा फैक्ट बता देंगे कि आप बेहतर तैयार हो सको। ये नहीं कि सिर्फ एनटीपीसी का इस बार आपका सही तरीके से नहीं हो पाया, बेहतर स्कोर नहीं आ पाया, तो आप अगली तैयारी तो कर सकते हो ना। इसलिए आपको जो भी जीके जैसे हम कवर करा रहे हैं व्याख्या सहित पढ़ाएंगे।
4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के दौरान क्या हुआ था? तो याद रखें, असहयोग आंदोलन के प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मियों की वहीं पर मौत हो गई। तो याद रखेंगे, क्योंकि 1920 में असहयोग आंदोलन चालू किया गया था, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और विरोध हो रहा था। और 1922 में क्या हुआ, 4 फरवरी को चौरी चौरा कांड, याद रखें, वहाँ पर चौरी चौरा में एक पुलिस चौकी हुआ करती थी, याद रखें, तो वहाँ पर झड़प हो गया और इतनी झड़प बढ़ गई कि वहाँ प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। इसके बाद महात्मा गांधी को इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा। ये भी प्रश्न बनता, याद रखें। तो ऐसे कौन बताएगा, ये बता आपको एक्स्ट्रा फैक्ट। तो आप लोग पढ़ते रहे, सुनते रहे, लिखते रहे, नोट डाउन करते रहे। फिर इस घटना का क्या परिणाम हुआ? तो याद रखें, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों पर मुकदमा किसने लड़ा? तो याद रखें, पंडित मदन मोहन मालवीय जी। मतलब तो चौरी चौरा जो कांड हुआ था, इस पर फिर केस लग गया, ध्यान रखें। तो ब्रिटिश सरकार ने इस पर, जो इसमें भाग लिए थे, इस घटना को अंजाम दिए थे, तो उन पर मुकदमा दायर कर दिया गया। खैर, मदन मोहन मालवीय जी ने भारत के जो प्रदर्शनकारी थे उनके तरफ से वकीली की थी, याद रखें। और अगर आपको प्रश्न पूछ ले तो आप क्या बताएंगे, असहयोग आंदोलन कब स्थगित कर दिया गया? तो उत्तर होगा आपका आंसर 12 फरवरी 1922। वैसे तो आगे का डेट नहीं पूछता है, बस आपको पीछे का सन तो आपको पता ही होनी चाहिए, ध्यान रखें। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारतीय संविधान के किस संशोधन में सहकारी समितियों के गठन का अधिकार मौलिक अधिकार प्रदान करता? और आपको बता दूं, सहकारी समिति से संबंधित प्रश्न हमें 2 या 3 बार आ चुका है। तो आपको वही तो कह रहा हूँ मैं कि भाई टॉपिक को समझिएगा, किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से प्रश्न आ रहा है, तो आप तैयारी बेहतर हो सकती है। तो आपका आंसर होगा, याद रखें, 97वां संविधान अधिनियम 2011। तो 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत सहकारी समितियों का गठन किया गया था, उनके कार्यभार को बताया गया था। सहकारी समितियों के गठन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो भारतीय संविधान में प्रदान किया गया है, जो आप देख पा रहे होंगे 2011 97वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निरूपक तत्व किस कोष को कहते हैं? तो आवर्त के एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं। तो समूह 1 और समूह 2 एस ब्लॉक और 13 से 18 पी ब्लॉक तक होते हैं, लेकिन उत्कृष्ट गैस को छोड़कर, ठीक है, 18 समूह को, इन्हें निरूपक तत्व कोष भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, सन 2001 की जनगणना के अनुसार 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर को क्या कहा जाता है? और जनगणना का प्रश्न 2011 का प्रश्न पूछ रहा, याद रखें, ये थोड़ा सा पीछे का पूछ लिया है, तो 2011 का जनगणना का भी प्रश्न पूछ रहा, तो आप पढ़ सकते हैं अगर आप नहीं पढ़े हैं तो। तो याद रखें, अगर 2001 के अनुसार चलें तो अगर किसी शहर में 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या है तो समझ जाइएगा उसे हम मेगा सिटी कहते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको पता होगा कुछ दिन पहले जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उसके बाद फिर कहा गया कि, उसके पहले से भी कहा जा रहा था एक राष्ट्र एक चुनाव, मतलब पूरे भारत में भारत एक है और एक ही चुनाव होगा, और इस हेतु वह समिति बनाई गई, याद रखें। और आपने सुना भी होगा, अब समिति का अध्यक्ष तो आप सुना नहीं होगा, तो याद रखें वही प्रश्न पूछ रहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को बनाया गया था। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई थी? तो परमहंस मंडली की स्थापना 1849 बम्बई, वर्तमान मुंबई हो गया है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में दोबा पांडुरंग दुर्गाराम मेहता और उनके साथियों ने किया था परमहंस मंडली की स्थापना रखना। सन भी पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? 1849 को, और वही पूछा है, और कहाँ हुआ तो क्या बोलेंगे? मुंबई महाराष्ट्र में। ये भी प्रश्न पूछ लेता है। और जाति के उन्मूलन के लिए काम करने के लिए किया गया था, मतलब जाति का जो भेदभाव चल रहा था उसके उन्मूलन, मतलब
उस जाति भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से इस मंडली मतलब परमहंस मंडली की स्थापना मुंबई महाराष्ट्र में 1849 में किया गया था। और वहीं फैक्ट बताते हैं आपको, मानव धर्म सभा की स्थापना 22 जून 1844 को सूरत जो गुजरात में स्थित है यहाँ पर किया गया था। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यदि उपयोगकर्ता के पीसी में पावर पॉइंट नहीं है तो वो स्लाइड्स को किस रूप में सेव होगा या किस रूप से करेगा। याद रखें, कंप्यूटर के प्रश्न आपको लगभग 4 से 5 भी प्रश्न कह सकते हो, कम से कम तो 3 तो मान लो भाई, 3 और 4, कम से कम 3 प्रश्न कंप्यूटर के आएंगे और अधिकतम आप 4 या 5 मान सकते हो। और 100 प्रश्न बता दें आ ही एग्जाम में रहे हैं, और अगर आपके साथी कोई एग्जाम देकर आया होगा तो आप उससे पूछ सकते हो कि कितने प्रश्न आ रहे हैं कंप्यूटर के, कितने करंट अफेयर के आ रहे हैं। करंट अफेयर के याद रखें लगभग 9 से 10 के बीच आते हैं, और बिल्कुल तबाही वाले प्रश्न आ रहे याद रखें। तो आपको अगर बेहतर नंबर पकाना याद रखें तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग पर फोकस करें, दोनों को मिला के आपको पता 60 नंबर का पेपर बनेगा और बाकी 40 का जीके जीएस का है। तो 40 में तो आप थोड़ा सा समस्या इस बात की, पेपर का लेवल जो है जीके जीएस का, आप करंट अफेयर की बात करें थोड़ा हाई लेवल का आ रहा कहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग में आप बेहतर कवर कर सकते हैं, क्योंकि जो टॉपिक से बाहर से नहीं आ सकते। तो मैथ्स और रीजनिंग को अगर आपके पास समय है तो आप इतना रिवाइज कर लीजिएगा अध्याय को कि बारीकी से उस अध्याय के हर प्रकार के प्रश्न आपके दिमाग में होनी चाहिए, तो आराम से नंबर पका सकते हो। याद रखें, नहीं बताएं फिलहाल अभी। चलिए, तो स्लाइड्स को किस रूप में सेव होगा, तो पीडीएफ, जेपीजी, पीएनजी या MP4 आदि ये वीडियो के लिए याद रखेंगे, जैसे विभिन्न प्रारूपों में सहेजा जा सकता है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, झारखंड के सिंहभूम में 1820 और 22 के दौरान किस जनजाति के द्वारा विद्रोह किया गया था। और आपको बता दूं, बार बार इंतला कर दूं मैं कि हर भर्ती परीक्षा के हिसाब से बात करें, और रेलवे का जो पैटर्न रहेगा याद रखें, चाहे वो एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल वैकेंसी फिर से आने वाली याद रखें। एएलपी तो 2025 का फॉर्म फिल हो चुका है और एग्जाम जल्द होने वाला है। और रही बात गगन सेन का भी 6500 लगभग पोस्ट अपकमिंग याद रखें, तैयारी बनाए रखें, और फिर यही वैकेंसी रिपीट होगी। तो वहाँ पर जो पैटर्न होगा वो यही पैटर्न फॉलो करेगा। और आपने आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, एएलपी का एग्जाम दिया होगा तो जो पैटर्न चल रहा है रेलवे का सेम चल रहा है, क्योंकि जो रेलवे एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है वो कंपनी एक ही है, तो अपने हिसाब से पेपर सेम बनाता। तो विद्रोह का प्रश्न याद रखे, बार बार पूछ रहा है। तो झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में 1820 और 22 के दौरान हो एक जनजाति होती है द्वारा विद्रोह किया गया था। यह विद्रोह अंग्रेजों और स्थानीय जमींदारों के शोषण के खिलाफ था, जिसमें हो जनजाति ने ब्रिटिश सत्ता और सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह के अत्याचारों का विरोध किया था। आपने क्या समझा, 1820 और 22 के दौरान हो जनजाति जो झारखंड पाई जाती है वहाँ की जनजातियों ने मिलकर जो ब्रिटिश सरकार की कुनीतियाँ और जमींदारों और वहाँ के राजा सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह के अत्याचारों के खिलाफ यह विद्रोह किया था। और अनेकों विद्रोह का प्रश्न पूछ चुका, याद रखेंगे। और एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें, छोटा नागपुर क्षेत्र का जो प्रश्न है इसके पहले भी हमें 2-3 प्रश्न आ चुका है, और बताना तो पड़ता है क्योंकि आप लोग इस पास करें तभी तो। छोटा नागपुर के सिंहभूम में किस आदिवासी किसान ने 1857 के विद्रोह में कुल आदिवासियों को नेतृत्व किया था। याद रखें, गोनू। तो कुल विद्रोह 1831 से 1832 में हुआ था, और यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ शुरुआती आदिवासी विद्रोह में एक माना जाता है। तो आदिवासियों ने भी इस भारत की आज़ादी में और अंग्रेज़ों को भगाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो शुरुआत से लगा कि कह सकते हो हमारे ब्रिटिश सरकार की जड़ को हिलाने में भी आदिवासियों का योगदान बहुत रहा है। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारत का उत्तरी मैदान किस क्षेत्र में आता है। तो भारत का उत्तरी मैदान हिमालय की तलहटी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ एक विशाल समतल और उपजाऊ क्षेत्र, इसे गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान या सिंधु गंगा मैदान भी कहा जाता है। यह मैदान उत्तर में हिमालय की तलहटी और दक्षिण में प्रायद्वीप भारत के पठारी भाग में के बीच में स्थित है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे राज्य स्थित हैं, और पश्चिम बंगाल और असम के कुछ भाग भी शामिल हैं इस क्षेत्र में। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, राज्य मंत्रिपरिषद को कौन शपथ दिलाता है। तो भारत में राष्ट्रपति, संघ स्तर पर प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद या अन्य सदस्यों
को गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं, याद रखें। तो केंद्र में बात करें या संघ की बात करें तो वहाँ पर राष्ट्रपति शपथ दिलाया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाया जाएगा। लेकिन वही बात कर रहे हैं हम राज्य स्तर पर, तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री परिषदों को शपथ दिलाने का काम करते हैं। तो प्रश्न हमें पूछ रहा था राज्य परिषद के बारे में, तो आंसर राज्यपाल आपका राइट हो जाएगा। केंद्र की बात करें तो राष्ट्रपति। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर खालिस्तान कर दिया गया। तो हैवलॉक द्वीप याद रखें। और 2018 का प्रश्न पूछ रहा है, और रही बात 2018 ना भी कहता तो आप समझ जाते भाई कि आंसर वही आएगा, वो आएगा आपका स्वराज द्वीप, ठीक है। और रही बात 2018 कह सकते तो आप इसे करंट अफेयर के रूप में भी ले सकते हो, उस समय तो करंट अफेयर था ही। और जो हैवलॉक द्वीप याद रखें, क्या हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया है। जो यह द्वीप अंडमान द्वीप समूह में रिची द्वीप समूह का हिस्सा है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में किसका आर्थिक योगदान है। भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत में सबसे ज़्यादा योगदान की बात कर रहा है, वो रहेगा सेवा क्षेत्र का, जिसे हम तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे बात करें, कृषि पहला क्षेत्र कहलाता है कि नहीं। और नेक्स्ट आप बात करें, उद्योग सेकेंड क्षेत्र कहलाते हैं। आपके शिक्षा के स्कूल, आपके अस्पताल, आपके नौकरी, सरकारी कार्यालय, ये सब आपके सेवा क्षेत्र कहलाते हैं। तो पहला कृषि आएगा, फिर उद्योग आ जाएगा, फिर आप सेवा क्षेत्र कह सकते हो। सेवा क्षेत्र का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक है, और एक बार नहीं, इसका प्रश्न बार बार पूछेगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान 2024 में किस भारतीय को प्रदान किया गया था। अब ऐसे प्रश्न ही तो पूछता भाई, अब इन्हें नहीं पूछेगा तो किसे पूछेगा। तो आप थोड़ा सा जो करंट अफेयर आप लोग पढ़ते हो, ध्यान से पढ़ा करो थोड़ा सा। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए भारतीय परिस्थितिकी विज्ञानी माधव गाडगिल को प्रदान किया गया था। और उन्हें यह पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में पश्चिमी घाटों के संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए योगदान के लिए दिया गया था। और सम्मान की शुरुआत याद रखेंगे सन 2005 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा किया गया है। तो पुरस्कार 2005 में स्थापित हुआ है, और शुरुआत वहीं से हुआ है। और कौन देता है, UNEP। ये सब आपको नॉलेज पता होनी चाहिए। एक्स्ट्रा फैक्ट बताने का मकसद क्या है कि अगर उससे संबंधित प्रश्न पूछे तो आप बना पाओ, और प्रश्न पूछे और आपको बनना चाहिए। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, FRBM अधिनियम 2003 के अनुसार राज्य कोषीय घाटे की सीमा सकल घरेलू उत्पाद GDP के कितने प्रतिशत तक निर्धारित की थी। तो हमें GDP के कितने प्रतिशत तक निर्धारित की थी पूछ याद रखें। तो आपका आंसर होगा 3% तक निर्धारित की थी। इसका उद्देश्य सरकार के वित्तीय अनुशासन को बनाए रखना और घाटे को नियंत्रित करना था। अर्थशास्त्र का प्रश्न होगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, नाम दफा। इसके पहले भी हमें राष्ट्र उद्यान का प्रश्न पूछ चुका, ध्यान रखें। और आपको पढ़ना पड़ेगा, राष्ट्र उद्यान का प्रश्न आएगा तो नहीं, पढ़ना ही पड़ेगा। एग्जाम अगर लेट है तो पढ़ लीजिएगा टॉपिक समझकर। नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो याद रखें अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित विशेष रूप से चांगलांग जिले में स्थित, याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश के। राजधानी ईटानगर याद रखेंगे। नाम दफा को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 12 मई 1883 को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 1983 को दिया गया था। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो क्या बोलेंगे आप लोग, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और जिससे 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित किया गया। यह उत्तराखंड में स्थित, और आपको बता दें इसका नाम फिर से चेंज हो गया है, और वर्तमान में नाम क्या है ये तो हम नहीं बताएंगे आपको। और हम इतना तो बता दिए आपको चेंज हो गया है, तो आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे। आपके लिए होमवर्क नहीं बताओगे तो याद रखिए एग्जाम पूछे, क्योंकि भाई राष्ट्रीय उद्यान है और भी भारत का पहला है। पहली बार कुछ और नाम था, फिर और कुछ नाम चेंज हो गया, फिर और नाम चेंज कर दिया गया है।
कुछ विशेष राज्यों के राष्ट्रोद्यान की बात कर लेते हैं। अगर आपको प्रश्न पूछे, क्योंकि हम शिक्षक हैं और हमारा कर्तव्य है कि आपकी तैयारी बेहतर करवा सकें, तो हम प्रयास करते रहते हैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं व अधिक मात्रा में दे दिया जाए। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर हम आपको जानकारी रूप में अधिक देना प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड की बात करें तो जिम कार्बोनेट, राजा जी, फूलों की घाटी, नंदा देवी, जो प्रमुख प्रमुख है, इनका भी प्रश्न पूछा जाता है। मध्य प्रदेश की बात करें, कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा, पन्ना, सीधा पूछ लेगा कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, बांधवगढ़ कहाँ, पेंच कहाँ है, तो आप क्या बताओगे? याद रहेगा तभी बताओगे ना। और रही बात जो केंद्रीय भर्ती परीक्षा है, तो हर स्टेट की जानकारी साथ साथ आपको जो ऐसा प्रश्न जो महत्वपूर्ण है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में आ सकता है, उसको पढ़ा करो। राजस्थान की बात करें, रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव और डेजर्ट नेशनल पार्क, डेजर्ट को तो पहले पूछ चुका भाई। असम की बात करें, कांजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, डिब्रू, सिखोवा, ये सब इनका प्रश्न पूछ चुका। गुजरात की बात करें, गिर, ब्लैक बक, मरीन नेशनल पार्क, ये प्रमुख प्रमुख हो गए। और रही बात महाराष्ट्र की बात करें तो संजय गांधी, जिसे हम बोरीवली कहते हैं, ताडोबा और चांदोली और मेलघाट, तो इन्हें आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में प्रश्न आए तो आप तबाही मचा सको। और बताते हैं अभी पश्चिम बंगाल में अगर पूछे तो सुंदरबन, बुक्सा, जल्दापाड़ा। छत्तीसगढ़ की बात करें, इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास। कर्नाटक की बात करें, बांदीपुर, नागरहोल, अंसी और बनेरा घाटा। ये प्रमुख प्रमुख आपके राष्ट्रीय उद्यान हो गए पूरे भारत के प्रमुख राज्यों के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। और अगर आपको पूछे प्रश्न कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो आप क्या आंसर लगाएंगे? मध्य प्रदेश। ठीक है। और आधा सबसे ज़्यादा तो है, लेकिन संख्या कितनी है? 12 है। ये याद रखिएगा। तो हम एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस राजा की हत्या कर उसकी विधवा पत्नी से शादी किया था? और आपको पता होनी चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, मुगल सम्राट का प्रश्न, मौर्य वंश का प्रश्न, गुप्त वंश का प्रश्न और विशेष वंशों का मराठा वंश का प्रश्न आपको बार बार पूछ रहा है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त, और याद रखें ये मौर्य वंश के शासक नहीं है, ये गुप्त वंश के शासक हैं। और गुप्त वंश की स्थापना याद रखें किसने किया? श्रीगुप्त ने। ठीक है। और चंद्रगुप्त प्रथम ने, जिसे हम वास्तविक संस्थापक मानते हैं किस धर्म का? गुप्त वंश का। श्रीगुप्त तो संस्थापक हैं ही हैं, लेकिन वास्तविक रूप से चंद्रगुप्त प्रथम को मानते हैं। और उनके बाद आप देख पा रहे होंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या करके उसकी पत्नी ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी से विवाह किया था। तो इस प्रकार के लोग रहा करते थे पहले। और आप देख पा रहे होंगे, पाई का नृत्य कहाँ किया जाता है? और पाइका एक विद्रोह भी याद रखेंगे। और हमें ये प्रश्न पूछा था, पाइका का प्रश्न पहले पूछ चुका है। पाइका नृत्य मुख्य रूप से झारखंड राज्य में किया जाता है। यह एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसमें पुरुष सैनिक वेशभूषा में तलवार, भाला और ढाल लेकर युद्ध के रूप में नृत्य करते हैं। और यह नृत्य मुंडा समुदाय से जुड़ा है और अंग्रेजों के खिलाफ उनके युद्ध का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि मुंडा समुदाय ने भी बहुत योगदान दिया है अपने इस भारत की आज़ादी के लिए। और ये आपकी आदिवासी समुदाय से आते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 के विजेता कौन है? यह प्रश्न हमें पहले ही पूछ चुका, याद रखें तो पंकज आडवाणी हैं। उन्होंने फाइनल में ईरान की आमिर सरकोस को 4-1 से हराया था। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, मद्रास और मुंबई से पहले बॉम्बे कहा जाता था, किस एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए? और आपको बता दें, जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में थोपे गए जो प्रमुख प्रमुख अधिनियम एक्ट है ना, उन्हें पढ़ लीजिएगा और प्रश्न बनेगा। 1773 के जो एक्ट आया था भारत में, उससे हम क्या बोलते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं, के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गया। मतलब अगर आप बात करें मद्रास मुंबई, ये अलग अलग हुआ करते थे पहले, सबसे अलग अलग शासन चला करता था। लेकिन जैसे ही 1773 एक्ट आया, वहाँ कह दिया गया कि मद्रास और मुंबई का जो गवर्नर होगा वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन होंगे, और बंगाल के गवर्नर जनरल को प्रमुख बना दिया गया।
तो और पहले गवर्नर कहते थे, उसके बाद गवर्नर जनरल पद दे दिया गया और वो बंगाल का होगा और इन दोनों पर ही वही राज करेगा, ये कह दिया गया। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का दर्जा मिला और मद्रास और बॉम्बे की गवर्नर अब इसके अधीन कार्य करेंगे। कौन से? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। आपको प्रश्न पूछ ली कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, तो आप क्या बोलेंगे? वारेन हेस्टिंग। और ये प्रश्न अगर आप पढ़ा होगा, पढ़ने वाले बच्चे होंगे और आप पढ़ने वाले देख रहे होंगे, तो आप खुद समझदार हैं कि हम क्या कह रहे हैं, सही तो नहीं कह रहे हैं। गलत कह रहे हैं तो आप हमें कमेंट कर दिया करें कि सर जी आप प्रश्न पढ़ा रहे हो, काम के नहीं है और हमें भर्ती परीक्षा में सहयोग नहीं करेंगे, तो हम भाई क्यों पढ़ाएं। हम अपना समय और आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहेंगे और आपकी तैयारी बेहतर हो इस हिसाब से हम जानकारी उठा के आपको दे रहे हैं। और कितानों भर्ती परीक्षा में पूछ चुका है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, तुगलक राजवंश ने कृषि विभाग के लिए कौन सी योजना चलाई थी? तो तुगलक राजवंश में मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखेंगे। तो तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग के लिए दीवान ए कोही नामक योजना चलाई थी। और मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए दीवान ए कोही, या जिसे हम दीवान ए आमिर कोही के नाम से जानते हैं, नामक विभाग की स्थापना की थी। यह विभाग किसानों को सहायता और ऋण प्रदान करने तथा कृषि के विकास के लिए जिम्मेदार था। तो देखिएगा, बहुत अच्छा आप कह सकते हो प्रयास किया था हमारे मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो तुगलक वंश के साथ। अब ऐसे प्रश्न नहीं पूछेगा जो काम लायक, तो क्या पूछेगा? अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ब्रिटिश ने किस वाणिज्य खेती को बढ़ावा दिया था? मतलब जो ब्रिटिश सरकार था, वाणिज्य मतलब होता है व्यापारिक, जिसके माध्यम से व्यापार किया जाए, जिसके माध्यम से पैसा कमाया जाए, सिर्फ व्यापार का उद्देश्य हो, उससे हम वाणिज्यिक फसल या वाणिज्यिक खेती कहते हैं। हम व्यापारिक खेती भी कह सकते हैं, याद रखें। तो ब्रिटिश सरकार के दौरान अंग्रेजों ने भारत में मुख्य रूप से नील की खेती, जूट की, कपास की, चाय, गन्ना, अफीम, तंबाकू, रेशम जैसी वाणिज्य नकदी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया। इन फसलों का उद्देश्य ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना और निर्यात से लाभ कमाना था। आयात मीन्स क्या होता है? आना। निर्यात मीन्स निकालना, मतलब दूसरे देश पहुंचाना। और ब्रिटिश शासन यही तो चाह रहा था कि भारत के संपूर्ण जो उपज है, कच्चा माल है, वो हमें ही मिले। और इसलिए वो क्या करते थे, जो खेती हुआ करते थे उसे वाणिज्यिक किया करते थे। अब बेटा, अगर तुम खाने पीने की खेती नहीं करवाओगे तो खाओगे क्या? अब जो किसान हुआ करते थे वो इनकी बातों को ना मानते तो दंड दिया करते थे। नील का विद्रोह तो आपने सुना होगा 1916 में। 1916 में आपको पता होगा चंपारण का विद्रोह हुआ था। वो यही कारण तो था, नील की खेती को लेकर। तो वहां पर ब्रिटिश जो अधिकारी हुआ करते थे जबरन खेती करवाने पे तुले हुए थे कि आप नील की खेती करो, क्योंकि उन्हें इससे फायदा होने वाला था, पैसा ही पैसा था इस चक्कर से। और इसी का विरोध हो रहा था। फिर महात्मा गांधी वहां गए भी, याद रखें, आप पता होगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के 3 अंग कौन कौन से हैं? और जो त्रिस्तरीय पंचायत का प्रश्न बार बार प्रश्न पूछ रहा है, तो याद रखें, ग्राम पंचायत जो ग्राम स्तर में होगा, ब्लॉक क्षेत्र में पंचायत समिति, मतलब आप समझ सकते हो क्या होता है भाई, जनपद पंचायत। और जिला स्तर में आपको जिला परिषद, जिसे जिला पंचायत कहते हैं। तीनों मिलकर पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना को बनाते हैं। और सबसे छोटा आपका रहेगा ग्राम पंचायत, जो ग्राम में रहे। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, NVS 02 उपग्रह किसने लॉन्च किया था? तो NVS 02 उपग्रह किसने लॉन्च किया था? तो NVS 02 उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 29 जनवरी 2025 को GSLV F-15 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया था। और उपग्रह का मुख्य उद्देश्य भारत की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली को सशक्त बनाना है। उपग्रह पूरे भारत और आसपास के 1500 किलोमीटर क्षेत्र में सटीक स्थिति, वेग और समय सेवाएं प्रदान करता है। इसका लक्ष्य नेवल
प्रणाली की NAVIC प्रणाली की सेवाओं की निरंतरता सटीकता को बेहतर बनाना है, जिससे सामरिक, नागरिक, आपदा प्रबंधन, समुद्री रेलवे ट्रैकिंग आदि क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता की नेविगेशन सेवाएं मिल सके। तो बहुत अच्छा काम कर याद रखेंगे, ये बहुत फायदे की चीज़ है। तो ऐसी चीज़ों को तो प्रश्न के रूप पूछता है जो विशेष रूप से अलग पहचान रखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, डॉक्यूमेंट डिलीट होने के बाद सबसे पहले वह कंप्यूटर या मोबाइल के रिसाइकल बिन या ट्रैश फोल्डर में चला जाता है। वहां से आप उसे आसानी से वापस रिस्टोर कर सकते हैं अगर आप रिसाइकल बिन या ट्रैश को करना चाहते हैं। ठीक है, तो याद रखें, अगर आप कोई चीज़ अपने कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से आप उसे डिलीट करते हो तो वह अस्थायी रूप से डिलीट हो जाता है और आपकी रिसाइकल बिन या ट्रस्ट में जाके अस्थायी रूप से क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। आप वहाँ से फिर आप अपने फ़ोन मेमोरी में वापस रिसाइकल कर सकते हो करना चाहते हो तो, वरना वो एक विशेष समय सीमा के बाद डिलीट हो सकता है और हो जाता है। तो इस प्रकार के जो कंप्यूटर कृत प्रश्न आपको प्रश्न पूछेगा, और पहले भी इस प्रश्न को पूछा। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, पुलित्जर अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? तो आपको बता दें, पुलित्जर पुरस्कार विशेषतर पत्रकारों को दिया जाता है। इसको दिया पत्रकार, तो प्रमुख पत्रकारों को अलग अलग क्षेत्र में पत्रकारिता के हिसाब से पुरस्कार दिया जाता है, याद रखें। तो आप देख पा रहे होंगे पुलित्जर अवार्ड 2025 किसे दिया गया, तो हम आपको दिखा देते हैं किन्हें किन्हें दिया गया है। तो आप देख सकते हैं, सार्वजनिक सेवा की बात करें, कविता सुराना, लिजी प्रेसर, कैसेंड्रा जरामिलो और स्टेसी कनेरिड। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, हम आपको दिखाई देते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, समय हमारे पास कम है, पढ़ लेंगे तो आपका ही फायदा हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे, खोजी रिपोर्टिंग के लिए, कथा साहित्य के लिए, ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी के लिए, आप देख पा रहे हो यहाँ पर। और रही बात, न्यूयॉर्क टाइम ने कुल 4 पुलित्जर पुरस्कार जीते हैं। न्यूयॉर्क टाइम आप जान पा रहे होंगे, एक प्रकार का आपका अमेरिका का प्रमुख न्यूज एजेंसी है। तो न्यूयॉर्क टाइम ने कुल 4 पुलित्जर पुरस्कार जीता, और पुलित्जर हमने बताया यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि MS वर्ड में सेव करने का ऑप्शन कौन सा नहीं है? मतलब MS वर्ड में फाइल सेव करने का ऑप्शन होता है, याद रखें। अगर जो था, अगर आपको पता है कि MS वर्ड में सेव करने का ऑप्शन अगर आपको पता है तो आप उन्हें छाड़ देते, और नहीं है तो सेलेक्ट कर देते। तो 3 ऑप्शन आपको है वाला दिया होगा, एक नहीं वाला, तो हम है वाला बता देते हैं। तो सेव या सेव अस विकल्प का उपयोग आप अपनी फाइल को सेव करने के लिए कर सकते हैं, याद रखें। विंडोज़ में कंट्रोल प्लस एस साथ में आप प्रेस करेंगे तो सेव हो जाएगा। नेक्स्ट, मैक माइक्रोसॉफ्ट में है ना, Command+S शॉर्टकट की से भी फाइल को सेव किया जा सकता है। इस प्रकार से शॉर्टकट की का प्रश्न हमें बार बार पूछना, हम देख पा रहे होंगे। CISF का प्रश्न तो हमें पहले पूछ चुका, आपको याद होगा कि ज्ञानेंद्र सिंह हमने बताया था। शायद सेकंड नंबर का प्रश्न था कि CISF के नए महानिदेशक कौन बने, जो 2027 तक रहेंगे। आप लोग कमेंट करके बताएं, क्योंकि हमने अभी आपको जस्ट इसी शिफ्ट में शायद सेकंड या थर्ड प्रश्न बताया है, और हमें यहाँ उसी से संबंधित प्रश्न पूछ लिया है। CISF के द्वारा 56वां राइजिंग दिवस किस शहर में मनाया गया? तो CISF के द्वारा 56वां राइजिंग दिवस, मतलब जिसे हम बोलते हैं स्थापना दिवस, 10 मार्च 2025 को तमिलनाडु के ढक्कोलम शहर में मनाया गया। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो, अल्जीरिया कब NDB का मेंबर बना? और NDB का मतलब क्या होता है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो याद रखें, अल्जीरिया 19 मई 2025 को आधिकारिक रूप में NDB में शामिल हो गया है। तो ऐसे जो प्रश्न है अप टू डेट वाले, चाहे इंटरनेशनल वाले हों, चाहे नेशनल लेवल के हों, चाहे वो स्टेट लेवल के हों, जो काम लायक हैं, ये करंट अफेयर का प्रश्न है। 2025 का ही करंट अफेयर पूछा, याद रखें। और ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो ब्रिक्स ने ही किया भाई, ध्यान रखें किसने कि ब्रिक्स ने किया, और इसकी स्थापना याद रखें 2009 में हुआ है, और वर्तमान में इसके 11 सदस्य देश हैं। हाल ही में कौन जुड़ा, आप हमें बताएं कमेंट बॉक्स में, और बताएंगे तो आपका ही फायदा होगा। और इसका प्रश्न भी हमें ब्रिक्स का प्रश्न पूछ चुका है। तो ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य देश कौन बना है? आप समझ पा रहे होंगे, अल्जीरिया। चलिए यहाँ पर हम प्रश्नों का समापन करते हैं। तो आपको पता है
पूरे 40 प्रश्न एग्जाम आने वाले हैं और हमें अपने स्रोत के माध्यम से जितने प्रश्न मिल रहे हैं हम वही प्रश्नों को अवगत करा रहे हैं विद्यार्थियों के पास, और हम अपना समय और आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। इसलिए आपको बता दें 100% सही और सटीक प्रश्नों के माध्यम से जीके जिसका एनालिसिस कवर हो रहा है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, और आप नहीं पढ़ना भी चाहते हो तो आप अपने जो सहपाठी हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन्हें समस्या के पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, किस लेवल के आ रहे हैं, तो वो देख सके, पढ़ सके, हम उन्हीं विद्यार्थियों के लिए सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और आप अगर ऐसे विद्यार्थियों को जानते हैं तो आप उनके पास साझा वीडियो कर सकते हैं और वो पढ़ लिख कर अपने इस सफलता की कड़ी में एक कदम बढ़ा सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। और आप पता है RRB NTPC CBT 1 GK एनालिसिस के प्लेलिस्ट में आपको भंडार मिलने वाला है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं माना जाए NTPC की और ग्रुप डी की और रेलवे की बात करें तो आप RRB की तैयारी कर सकते हो हमारे साथ। तो NTPC ग्रुप डी RPF ऐसे ही कांस्टेबल की तैयारी है तो हम आपके लिए बता दें 100+ वीडियो का हमने मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का, JKGS का PYQ रिकॉर्डेड क्लास अपलोड कर दिया है। और पर डे प्रयास का फिलहाल अभी तो बंद है 2-3 दिन से, तो आप ध्यान रखें वहाँ जाके आप 100 प्रश्नों को देखते हैं। जैसे अगर आपका CBT माना जाए NTPC जो अंडर ग्रेजुएट एग्जाम है ग्रुप डी है तो आप यहाँ जाके हमें पढ़कर फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।